2021 में बाबा रामदेव ने निकाला आयुर्वेदिक अस्त्र और आए मैंने एलोपैथी हथियार, और दोनों दे धनादन 3 साल से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। शुरुआत तब हुई जब बाबा ने दावा किया कि उनका कोरोनिल कोविड को खत्म कर सकता है, वो भी बड़े मिनिस्टरों की मौजूदगी में। बधाई हो, हमें WHO के नियमों के अनुसार आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिला है। जिससे आईएमए इतना भड़क गया कि उन्होंने उन्हें जम कर लताड़ा। ये सारे WHO सर्टिफिकेट झूठे हैं। आयुर्वेद भला कैसे कोविड का इलाज कर सकता है? इस पर रामदेव कुछ महीने तक तो चुप रहे, मगर फिर जोरदार धमाके के साथ सामने आए एक वायरल वीडियो में। एलोपैथी एक बेवकूफ, महंगा और खोखला विज्ञान है। इससे आईएमए वाले गुस्से से इतने फूल गए कि उन्होंने बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस की धमकी दी उन्हें चुप कराने के लिए। देखिए, अगर आपने 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ 1000 करोड़ का मुकदमा होगा। लेकिन इस धमकी से वो बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ विज्ञापन छपवा दिए, ये दावा करते हुए कि पतंजलि दवाओं ने लोगों की घातक बीमारियों को ठीक किया है। बस फिर क्या, आईएमए वाले अपनी धमकी पर कायम रहे और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लाए। पर ताज्जुब की बात यह हुई कि पतंजलि ने अचानक माफी मांग ली। हम किसी भी दवाइयों के खिलाफ या हमारे उत्पादों के बारे में अब से कोई बेतुका बयान नहीं देंगे। जिससे अदालत का दिल पिघल गया और रामदेव को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और यूं लगा कि आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि रामदेव और पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण को चुल इतनी थी कि अगले ही दिन वे अपनी बात से मुकर गए। फार्मा माफियाओं की साजिश है, हमारे पास 3000 क्लिनिकल सबूतों के मामले हैं कि हमारी दवाएं काम करती हैं। लेकिन ये शब्द उन्हें काट खाने आए जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 जजों को रामदेव के झूठ बोलने वाले विज्ञापनों के खिलाफ एक गुमनाम चिट्ठी मिली 2 महीने बाद। दिलचस्प बात यह भी है कि एक सुनवाई के दौरान आईएमए के वकील ने जजों को रामदेव और बालकृष्ण की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक शब्द का दस्तावेज दिखाया, जिसके चलते 2 जजों की बेंच ने पतंजलि के खिलाफ अपने आप कार्यवाही चालू की। देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। 20 दिन तक अदालत का आदेश अनदेखा करने के बाद आखिरकार डरे हुए बालकृष्ण ने अदालत से माफी मांगी, लेकिन इससे इस बार अदालत संतुष्ट नहीं हुई। सिर्फ दिखावा है ये। अदालत की सख्त कार्रवाई से डर के पतंजलि ने एक नई तरकीब लगाई और 67 अलग अलग भाषाओं के अखबारों में एक छोटा सा माफीनामा छपवाया। I am sorry, बाबू। लेकिन अदालत अब उनके इन छोटे विज्ञापनों से भी खुश नहीं होने वाली थी और उन्हें जमकर फटकार लगाई। क्या आपकी जनता से मांगी गई माफी आपके विज्ञापनों जितनी ही बड़ी है? पतंजलि के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय 300 से ज्यादा अखबारों में आधे पेज का माफीनामा दोबारा छपवाने का, जिसमें रामदेव ने अपना भी नाम डाला अदालत को संतुष्ट करने के लिए। बाबा के लिए उनकी और उनकी कंपनी की मेहनत से जनता में बनाई गई छवि में ये आज तक का सबसे बड़ा दरार था, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बहुत से लोग भगवा पहने बाबा रामदेव का आदर सम्मान करते हुए बड़े हुए, जो सैकड़ों भक्तों को योग सिखाते हैं अपने आलीशान आश्रम में अपने मनमौजी अंदाज में, सिर्फ सांसों पर नियंत्रण करके बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का वायदा करते हुए। सब ठीक कर देगा तेरा ये बाबा। सुबह सुबह वे टीवी में गूंजते हैं, मैं पहला बाबा हूँ जो तुम्हारे बिजी जीवन के लिए योग को आसान बनाने वाला है। इस वाइट पेपर योगी ने आम लोगों को अपनी तरफ इतना मोहित किया कि वो उनके पीछे पीछे पागलों की तरह नाखूनों को रगड़ने लगे अपने बालों को बढ़ाने के लिए। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले बाबा के पास पेट मंथन की मस्त नौली क्रिया भी थी, इसलिए उनके रुतबे पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। हालांकि हमारे इन सन्यासी योगी को भोगियों की तरह मौज मस्ती करने की भी दिलचस्पी है। ये अपनी 1.5 करोड़ की लैंड रोवर एसयूवी में अक्सर लंबी ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं और कथित तौर पर अपनी कई बड़ी फैंसी गाड़ियों में जमकर मजा भी करते हैं। अब भैया, अगर उनकी औकात है तो क्यों ना करें। अनुमानिक तौर पर बाबा का मूल्यांकन 1600 करोड़ का है पतंजलि ग्रुप में उनके अप्रत्यक्ष मालिकाने के आधार पर, जिनकी प्रोडक्ट्स की सेना दिग्गज एमएनसी कंपनियों के साथ टक्कर ले रही है भारतीय मध्यम वर्ग के घरों में। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को टन नहीं दबाया है तो हम आपको बता दें कि हम आपको आगे की स्टोरी नहीं बताएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 दशकों में पतंजलि का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, उनके साथ हुए विवाद और वे कैसे उभर पाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 साल के रामदेव उर्फ राम किशन यादव 1987 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अपना घर छोड़े पास के खानपुर के अर्श गुरुकुल में एक नई जिंदगी शुरू करने गए। वहीं इस दृढ़ संकल्प युवक ने पढ़ाई की, बालकृष्ण से मिले और उनकी दोस्ती शुरू हो गई, जो आज भी उनके सबसे भरोसेमंद साथी हैं। 2 साल बाद रामदेव और बालकृष्ण ने उच्च स्तर का योग और संस्कृत सीखी हरियाणा के झज्जर के एक आश्रम में, और इसके 4 साल बाद हरिद्वार के कनखल मंदिर में
दोनों ने आखिरकार संन्यास दीक्षा ली गुरु शंकर देव से, जिनके कृपालु बाग आश्रम में रामदेव ने पहली बार पौधों और जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सीखा, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मवीर से। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपने दो साथी बालकृष्ण और कर्मवीर को साथ लेकर दिव्य योग ट्रस्ट बनाया 1995 में। अगले कुछ सालों तक वे साइकिल से आसपास के इलाकों में घूमते और अपने आश्रम की बनी आयुर्वेदिक दवाएं बेचते। साल 2000 आते आते रामदेव और कर्मवीर मुफ्त योग शिविर लगाने लगे और आगे बढ़ने लगे स्थानीय लोगों के लिए, जिसमें स्थानीय पुलिस, राजनेताओं और जिला प्रशासन के अफसरों ने भाग लिया। और यही वो जगह थी जहाँ से रामदेव ने सत्ता के दिग्गजों से दोस्ती करने की आदत डाल ली। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब आस्था टीवी के प्रोड्यूसर की नजर उन पर पड़ी। एक शिविर के दौरान पहली बार कोई योग गुरु भगवा कपड़ों में दिख रहा है। दिलचस्प। दर्शकों को यह सन्यासी जरूर पसंद आएगा, लेकिन चैनल के मालिक को रामदेव पर भरोसा नहीं आया। क्या बात कर रहा है यार, हरिद्वार के बाहर इस बंदे को कोई ना पहचाने। हालांकि रामदेव भांप चुके थे कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी और उन्हें इसका दर्द भी हुआ, लेकिन अब टीवी पर आने के मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लोग मुझे और मेरे योग को जरूर प्यार देंगे। उन्होंने जाना कैसे सारे आध्यात्मिक चैनल नोट छाप रहे हैं अपने एयर टाइम को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले साधुओं को नीलाम करके। उसके बाद हमारे चालाक बाबा ने आस्था के प्रतिद्वंदी संस्कार टीवी पर अपनी किस्मत आजमाना चाहा। मैं आपके 20 मिनट के लिए 1.5 लाख तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मौका दे सकता हूँ। वादा करता हूँ कि अच्छा पैसा कमाकर आपकी जेबें भरूंगा। फिर दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि रामदेव के योग शिविरों का सीधा प्रसारण सुपर हिट हुआ, जिससे संस्कार टीवी की टीआरपी भी छप्पड़ फाड़ कर आई। हमारे शातिर बाबा ने पैसे कमाने के लिए अपने इलाज भी बेचना शुरू कर दिए। हमेशा जवान रहने और कैंसर ठीक करने के लिए बाबा को खुल के दान करें। दावा करने की सारी हदें पार कर दी। विश्वास करो, मैंने योगा और आयुर्वेद से अपने शरीर के आंशिक लकवे को ठीक किया है। और उनके भोले भक्त भी लाखों रुपए दान करते रहे लाइव शिविरों के दौरान, जिससे उन्हें संस्कार चैनल को पैसे लौटाने में मदद मिली। उनकी दनादन बढ़ोतरी देख आस्था टीवी का दिमाग घुमा और बाबा रामदेव को दोबारा लाने के लिए उन्होंने उन्हें एक माला माल ऑफर दिया, जिससे रामदेव के मन में लड्डू फूटे और वे लौट आए। टीवी ने उनके स्टारडम को विदेशों तक पहुंचाया और अब एनआरआई की भीड़ भी योग सीखने और अपनी भारतीय जड़ों से जुड़ने के लिए आने लगी। 2 साल बाद जब उन्होंने एक अमीर एनआरआई जोड़ी को योगा से वजन घटाने में मदद की, तो वे इतने खुश हो गए कि उन्होंने बाबा को 50 से 60 करोड़ का उधार दे डाला। यहाँ तक कि कुछ साल बाद स्कॉटलैंड का एक आइलैंड भी उन्हें दान कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बार पतंजलि में 3% हिस्सेदारी और यूके की पतंजलि ट्रस्ट की सदस्यता के बदले में ली। 2006 रामदेव के लिए धमाकेदार साल रहा, क्योंकि उसी पैसों के एक हिस्से से उन्होंने एक विशाल पतंजलि योगपीठ आश्रम की नींव रखी, जहाँ बहुत सारे लोग योगा कोर्स के लिए हजारों रुपए 7,000 से 40,000 खर्चने के लिए तैयार थे, जो बाबा के लिए एक और कमाई का जरिया बन गया। उसी राशि का एक हिस्सा उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत करने में भी इस्तेमाल किया, जिसमें बालकृष्ण 94%, अब 98 मालिकाने के साथ पीछे रहने वाले सीईओ बने, जबकि रामदेव उसकी जनता में एक चेहरा बने। बाबा के धंधे में बाबा के लिए संपत्ति से अलग रहना ही सही है। और फिर वे उनको काम देने वाले आस्था टीवी को 16 करोड़ रुपए में ही निकल गए। वही आस्था टीवी जो उन्हें संस्कार टीवी से बहला कर लाया था। आज हमारे बाबा जी एक काफी सफल मीडिया राजा हैं, जिन्होंने भक्ति वाले कई चैनल खरीदे हैं। लेकिन उनकी 1 दशक की इन सारी सफलताओं के साथ जुड़े कई विवाद भी हैं, जैसे कि कथित तौर पर रामदेव ने अपने खास सहयोगी कर्मवीर को ट्रस्ट से बाहर फेंका। पैसे ने तुझको बदल दिया रे रामू। फिर जैसे ही वरिष्ठ योगी और आयुर्वेदिक डॉक्टर स्वामी योगानंद ने अपना आयुर्वेदिक दवाओं का लाइसेंस रामदेव से छीना, लालची कहीं के, तब वे 1 साल बाद रहस्यमय तरीके से अपने घर में मरे हुए पाए गए। और कानाफूसी में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा रामदेव का इसमें कोई हाथ हो सकता है। वहीं गुरु शंकर देव की सनसनीखेज गुमशुदगी के लिए भी हरिद्वार के कुछ संत रामदेव को ही दोषी ठहराते हैं, जो वही बड़े संत हैं जिनके अधीन उन्होंने दीक्षा ली थी। शायद इसलिए क्योंकि रामदेव के ऊपर आरोप ये भी है कि उन्होंने शातिर तरीके से उनसे जमीन और आश्रम हड़प लिया। लेकिन हमारे बाबा कुछ इस तरह से अपना बचाव करते रहे। मेरे गुरु ने मेरे व्यापार में मदद करने के लिए मुझे ये उपहार दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लताड़े जाने वाले मामले से 16 साल पहले उनका सबसे बड़ा विवाद हुआ था, जब 2008 में उन्होंने समाज सेवक राजीव दीक्षित के साथ हाथ मिलाकर कोक, पेप्सी और बाकी विदेशी ब्रांड की वाट लगाने के लिए जबरदस्त मोर्चा निकाला था। लेकिन जाना जाता है कि रामदेव फिर दीक्षित से ही जलने लगे, जो आम जनता और मीडिया दोनों की आंखों का तारा बन चुके थे। क्योंकि जब दीक्षित रहस्यमय तरीके से अचानक दिल के दौरे से गुजर गए एक कार्यक्रम के दौरान गेस्ट हाउस के बंद बाथरूम में, और बिना पोस्टमार्टम के ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और अब बचे हैं तो सिर्फ आरोप। फिर मौके का फायदा उठाया विदेशी ब्रांडों के खिलाफ स्वदेशी अभियान में फुदक कर अकेले लीडर बनने की होड़ में। जल्द ही
रामदेव अन्ना हजारे आंदोलन में भी शामिल हुए, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता की ख्याति मिली। हालांकि कोई कैसे भूल सकता है कि जब पुलिस रामलीला मैदान में उनकी रैली पर टूट पड़ी तो रामदेव महिलाओं के कपड़ों के भेष में मैदान से भाग खड़े हुए। पुलिस मुझे मार डालेगी, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका व्यापार फल फूल रहा था। टीवी पर उनके योग शिविर, स्वदेशी अभियान का नेता बनने और नए खोले गए पतंजलि स्टोर से उनका ब्रांड का नाम फैलता चला गया, इतना कि उन्हें शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, डिश वॉशर और शहद उत्पादों में छोटी लेकिन मार्केट में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिलने लगी। जहां कोलगेट भारत में 80 साल के कारोबार करने के बाद 2016 में सिर्फ 4000 करोड़ की कमाई कर पाया, वहीं पतंजलि के दंत कांति ने 10 साल से कम समय में 900 करोड़ की सालाना कमाई कर ली। एफएमसीजी में बड़े व्यापारियों के साथ मुकाबला करने के लिए पतंजलि ने विज्ञापन देना भी शुरू कर दिया और इस क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े टीवी विज्ञापन देने वाले खिलाड़ी बन गए। नेस्ले जैसी एमएनसी को कड़ी टक्कर दी मैगी से लड़ने के लिए इंस्टेंट नूडल लॉन्च करने की हिमाकत दिखाकर। पतंजलि बहुत स्पीड से स्विट्जरलैंड की इस कंपनी से कहीं आगे निकल गई। 31,700 करोड़ की सालाना कमाई के साथ नेस्ले के 19,000 करोड़ से कहीं ज्यादा। लेकिन जहां मैगी नूडल्स में मिलावट होने की वजह से उन्हें काफी फटकार मिली, तो वहीं पतंजलि नूडल्स में मैगी से भी ज्यादा मिलावट होने के बावजूद उन पर किसी ने चूं तक नहीं की। पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स के घटिया होने की भी शिकायतें लगातार आने लगे, जैसे आंवला जूस, जिसे सेना के कैंटीन स्टोर से हटा दिया गया। यहाँ तक कि हाल ही 2024 में उत्तराखंड सरकार ने उनके 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। सवाल तो इस पर भी उठे कि रामदेव की पतंजलि ने कैसे हरिद्वार में 600 बीघा जमीन पर कब्जा किया, जो असल में दलितों की थी। कानूनी तौर पर दलित अपनी जमीन समुदाय के बाहर नहीं बेच सकते, लेकिन चालाक पतंजलि लोमड़ी ने कथित तौर पर उनसे जमीन दान में ले ली और उन्हें चोरी छिपे पैसे दिए, बिना रिकॉर्ड में दिखाए। लेकिन आखिरकार 2013 में कर्मों का फल पतंजलि को मिलने लगा, जब उत्तराखंड कांग्रेस सरकार ने नई भूमि उल्लंघनों के लिए उनके ट्रस्ट के खिलाफ 81 मामले दर्ज किए। हालांकि उनकी किस्मत चमक पड़ी जब मोदी ने अगले साल चुनाव जीता और योगा और आयुर्वेद पर दोनों का दोस्ताना आबाद हुआ। मोदी को रामदेव के सैकड़ों भक्तों के रूप में वोट मिले और बदले में बाबा की कंपनी को भाजपा शासित राज्यों में सैकड़ों एकड़ जमीन, कथित तौर पर 300 करोड़ से ज्यादा की छूट पर। महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण के लिए 603 एकड़ जमीन, उत्तराखंड में 150 एकड़ हर्बल और मेगा फूड पार्क, यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पतंजलि फूड पार्क के लिए 425 एकड़ जमीन, हरियाणा के अरावली वन में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए 123 एकड़ जमीन। रामदेव ने कथित तौर पर एक टैक्स फ्री चैरिटी योगक्षेम संस्थान भी बनाई, जिसमें उनके सहयोगियों ने टैक्स बचाने के लिए काफी पैसा छुपाया, लेकिन ना समाज सेवा की ना ही टैक्स भरा। गरीबों को आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। हालांकि अब बाबा के आयुर्वेद व्यापार में संकट मंडरा रहा था। पतंजलि आयुर्वेद की बिक्री पहली बार कम होने लगी और उसमें 11% की गिरावट आई। 2018 में उदाहरण के लिए उनके दंत कांति टूथपेस्ट का मार्केट शेयर गिरकर औसतन 9% पर रहकर रुक गया। इससे उबरने के लिए रामदेव ने अपनी नजरें कृषि व्यवसाय कंपनी रुचि सोया पर गड़ा दी। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वाली लिस्टेड कंपनी थी, जो खाने का तेल और सोयाबीन के लिए जानी जाती है, पर जिसका 2017 में 12,000 करोड़ कर्ज के साथ दिवालिया निकल गया। जब रुचि सोया की नीलामी हुई 2019 में, तब रामदेव ने सबको हैरान करके दिग्गज खिलाड़ी अदानी से भी बड़ी बोली लगाई इसे खरीदने के लिए, जो कि आखिरी समय में हट गए थे। और वहीं नेशनलाइज्ड बैंक, जिन पर रुचि सोया का 9,000 करोड़ बकाया था, हैरानी की बात है उन्होंने पतंजलि को 4,350 करोड़ की बड़ी बोली लगाने के लिए कर्ज दिया। रुचि सोया ने ही रामदेव को बचाया, क्योंकि उनका खाने का तेल आज 70% कमाई लाता है पतंजलि फूड्स के 31,700 करोड़ों में से, जबकि पतंजलि आयुर्वेद में इतने सालों में शायद ही कुछ बढ़ोतरी हुई हो। हालांकि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित राजीव जैन के GQG पार्टनर्स का अभी भी मानना है पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बनेगा, और उन्होंने पतंजलि फूड्स में एक्स्ट्रा 5.5% हिस्सेदारी 2,400 करोड़ रुपए खरीद लिए, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 11.5% की हो गई। राजीव जैन वही है जिन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के शेयर खरीदे, जिससे भारतीय शेयर बाजार को अदानी पर भरोसा हुआ। पिछले साल पतंजलि ग्रुप भारत की तीसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनी। क्या यहाँ भी वही जादू काम करेगा और रामदेव 2028 तक अपनी कंपनी को 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पर ले जा पाएंगे? लेकिन उससे पहले उनको अपने बिजनेस को कोर्ट के मुकदमे से सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट को अपने लिस्टेड पतंजलि फूड्स को ही बेच दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आयुर्वेदिक उत्पादों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। तो अगर बाबा रामदेव अपनी बातों पर अपनी जान की बाजी लगा दें, और जान की बाजी लगाने के बाद अगर उन्हें बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, तो क्या वे आयुर्वेदिक दवाओं पर भरोसा करके इलाज करवाएंगे अपना? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
मुझे अमीर को नहीं रे। बिस्बो की शायरी आयुर्वेद और योग से बचा रहे हैं जान, या फिर इनका नाम ले चला रहे हैं दुकान। बाबा रामदेव को मिली कोर्ट से फटकार, झूठे दावों का नहीं फैलाए संसार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।